जय हिंद। आपके साथ मैं हूं रियाज अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच जंग से मुतालिक आज की बड़ी खबरें ये रही। दोस्तों, आज की इन 3-4 खबरों में 2 खबरें बहुत अहम और बड़ी भी। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, अमेरिका ने हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में बड़ी चोट करते हुए ईरान के 2 तेल टैंकरों को कब्जे में ले लिया, जिसमें करीब 40 लाख बैरल तेल मौजूद है। फारस की खाड़ी से हजारों मील दूर इस लूट पर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने सख्त जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि लुटेरों की वापसी का इंतजार है, बस अब वो सरकारी कागजों और झंडे के साथ अपनी लूट को कानून का नाम दे रहे। हिंद महासागर में हुई ये जब्ती बहुत अहम है, क्योंकि वाशिंगटन अब पूरी दुनिया में ईरान के तेल के जहाजों का पीछा कर रहा। ये वाकया 27 अप्रैल का है और 28 अप्रैल की देर रात ये बयान ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। ये वाकया साफ करता है कि अमेरिका अब ग्लोबल लेवल पर ईरान के बिजनेस को ठप करने का मंसूबा चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, यूनाइटेड नेशन में भी यानी अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान ने अपना दम दिखाते हुए अमेरिका से टक्कर ले रहा, अमेरिका से भिड़ गया। ईरान यूनाइटेड नेशन में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बुलाए गए कॉन्फ्रेंस के आगाज में ही अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के बीच जबरदस्त ठन गई। 4 हफ्तों तक चलने वाली इस मीटिंग की शुरुआत में ही दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने आमने सामने आकर खड़े हो गए। इस पूरी बहस की सबसे बड़ी वजह बनी ईरान को इस कॉन्फ्रेंस के 34वें वाइस प्रेसिडेंट में से एक चुना जाना। ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। खास बात यह है कि एक नहीं 101 मुल्कों के नॉन अलाइन मूवमेंट ने ईरान को अपना उम्मीदवार बनाया था। 101 मुल्कों ने इस पर अमेरिका को मिर्ची लग गई और उसने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई। 27 अप्रैल की देर रात आई इस खबर और इस सियासी तकरार की बड़ी बातें ये हैं कि इस मौके पर अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और यूएई की हिमायत मिली। इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान के चुने जाने पर फिक्र जाहिर की। दूसरी तरफ रूस ने इस मुद्दे पर ईरान का बचाव किया और कहा कि सिर्फ एक मुल्क को निशाना बनाना गलत है। अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का निजाम इस बात से गहरे सदमे में है कि एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर ट्रीटी यानी एनपीटी की धज्जियां उड़ाता रहा, उसे ही वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन इजराइल से कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है या नहीं, यहाँ ईरान धज्जियां उड़ा रहा। भाई साहब, यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के एम्बेसडर रजा नजबी ने अमेरिका के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अमेरिकी बयान को बेबुनियाद और सियासत में डूबा हुआ बयान करार दिया। नजबी का कहना था कि ईरान पर लगाए जा रहे इल्जामात में कोई भी सच्चाई नहीं है, हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे। दोस्तों, ईरान की अमेरिका से हुई ये जद्दोजहद बताती है कि न्यूक्लियर हथियारों को लेकर होने वाले ये 4 हफ्तों की मीटिंग काफी हंगामे में डूबी रहने वाली है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी ईरान की घेराबंदी करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सियासी जीत के जरिए ये पैगाम दे रहा कि उसे दुनिया के एक बड़े हिस्से का सपोर्ट हासिल है, इसे अमेरिका खुल के देख ले। दोस्तों, चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए ईरान ने एक नई तजवीज यानी प्रपोजल पेश की है, जो हमने आपको कल बताया था। इस पर कल देर रात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सलाहकारों के साथ लंबी चर्चा की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस बात की तस्दीक की है कि ट्रंप इस नए फार्मूले पर गौर कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने अपनी तजवीज यानी प्रपोजल में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए खोलने को तैयार है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। ईरान का कहना है उसके परमाणु कार्यक्रम पे बातचीत अभी नहीं होगी, बल्कि जंग खत्म होने और खाड़ी में जहाजों को लेकर चल रहे तमाम मसले सुलझाने के बाद की जाएगी। हालांकि व्हाइट हाउस ने ये साफ कर दिया कि ट्रंप की बुनियादी मांगे अभी वही हैं और वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने कहा है कि ईरान सिर्फ वक्त
काटने की कोशिश कर रहा और हम उसे इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। मार्क रूबियो ने कहा कि ईरानी लोग बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत तजुर्बेकार बातचीत करने वाले निगोशिएटर हैं। रूबियो ने कहा, हमें ये पक्का करना होगा कि कोई भी समझौता ऐसा हो जो उन्हें यानी ईरान को किसी भी मौके पर बम बनाने से पूरी तरह रोके। यानी अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कह रहा है कि ईरानी लोग दिमागी तौर पर बहुत तेज हैं, इन्हें जरा सा मौका दोगे कहीं सुराख निकाल लेंगे। दोस्तों, अमेरिका का मानना है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत सबसे पहले होनी चाहिए, जबकि ईरान इसे सबसे आखिर में रखना चाहता है। ऐसे में नई तजवीज किसी नतीजे पर पहुंचती है या सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाती है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे इन खबरों के अलावा कई और खबरें इस तजवीज को लेकर, प्लान को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आ चुकी हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद वो आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। इजरायली आर्मी चीफ के ताजा बयान से साफ हो गया है कि वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। 27 अप्रैल को जारी हुआ यह बयान 28 अप्रैल को मीडिया में आया। इजरायली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने वार्निंग दी है कि साल 2026 भी तमाम फ्रंट्स पर और तमाम मोर्चों पर जंग लड़ते रहने का साल होने वाला है। इजरायल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जमीर का कहना है कि इजरायल की फौज ईरान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेगी। जामिर ने साफ लफ्जों में कहा है कि अक्टूबर 2023 से शुरू हुई ये मल्टी फ्रंट कैंपेन थमने वाली नहीं है और 2026 में भी जंग की ये तमाम मोर्चे इसी तरह दहाड़ते रहेंगे। इजरायली आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि इजराइल को इस वक्त और ज्यादा फौजियों की भर्ती करने की सख्त जरूरत है। उनके मुताबिक आने वाले सालों में फौज के पास काम और चैलेंज बढ़ने वाले हैं, इसीलिए इजराइल के सामने सबसे जरूरी काम अपने फौजियों और मिलिट्री स्टाफ की तादाद को बढ़ाना है। इजराइल को अब बड़ी तादाद में नए फौजी चाहिए। ये एक दो मुल्कों में इजराइल के सपोर्टर यानी भक्तों के लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन वो बस स्क्रीन पर नाच करके हिम्मत दिखा सकते हैं, जहर फैला सकते हैं, खैर वो जाएंगे नहीं। याल जामिर के इस बयान से ये बात शीशे की तरह साफ है कि नेतन्याहू का निजाम और वहाँ की आर्मी किसी भी रुकावट की पेशकश को दरकिनार कर लंबे वक्त तक जंग को खींचने की तैयारी कर चुके हैं। 2-4 साल को जंग का साल करार देना ये बताता है कि आने वाले दिनों में इस खित्ते में तबाही और तेजी से बढ़ सकती है और हम उसे दूर से देखेंगे न चाहते हुए भी। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आपने दुनिया की किसी ऐसे सीज फायर के बारे में सुना है जिसमें फायर सीज ना हो, फायर करते रहने की छूट समझौते में दी गई हो? कोई ऐसा सीज फायर देखा नहीं। कोई ऐसा सीज फायर आपने आज तक देखा है? नहीं। अब आगे सुनिए। वार क्राइम के मुजरिम नेतन्याहू के 28 अप्रैल की रात आए उस बयान को जिसने मुझे हैरान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लेबनान सीज फायर को आगे बढ़ाने के ऐलान के बीच नेतन्याहू ने दावा किया कि लेबनान पर हमले करना असल में अमेरिका और लेबनानी सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट का हिस्सा है। उसका कहना है कि साउथ सिक्योरिटी जोन यहाँ तक कि लितानी नदी के पार शुमाली इलाकों में किए जा रहे हमले लेबनान में उस सीजफायर समझौते के तहत आते हैं जो अमेरिका की मदद से इजराइल और लेबनान के बीच हुआ है। इस हैरान करने वाले बयान की बड़ी बातें ये हैं कि नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल के पास किसी भी खतरे के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्शन बरकरार है और ये बात समझौते में शामिल है। उसने लेबनान के शुमाली इलाकों में की जा रही खतरनाक तबाही को जायज़ ठहराते हुए दावा किया कि ये सब अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान के साथ चल रही बातचीत को मजबूती देने के लिए है। यानी दुनिया की नज़रों में ये सीज फायर है, लेकिन नेतन्याहू के लिए ये अपनी मर्जी से बमबारी करने का एक कानूनी लाइसेंस
दोस्तों ये बयान साफ दिखाता है कि नेतन्याहू किस तरह अमन की कोशिशों का मजाक उड़ा रहा। एक तरफ सीज फायर का नाम लिया जा रहा और दूसरी तरफ समझौते की आड़ में लेबनान की सॉवरेनिटी, लेबनान की खुदमुख्तारी को कुचला जा रहा। नेतन्याहू का ये रवैया ये बताता है कि वो किसी भी कायदे कानून को मानने के बजाय सिर्फ जोर और जबरदस्ती की जुबान समझता है। दोस्तों अब लेबनान की हुकूमत को बताना चाहिए कि नेतन्याहू अपने एक दोस्त की तरह ढीठ बोल रहा। उसके इस दावे में कोई सच्चाई, और अगर सच्चाई है तो लेबनान की हुकूमत वाकई मुर्दार हो चुकी है। दोस्तों अब आते हैं फलस्तीन के मसले पर। मकबूजा यरूशलेम के शुमाल में इजरायली फौज ने भारी तबाही मचाई है। अलराम टाउन और कलांदिया रिफ्यूजी कैंप में छापामारी के दौरान 35 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आंखों पर पट्टी और हाथ बांधकर इन लोगों को जानवरों की तरह ले जाने वाली इजरायली फौज को दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया ही तय करे। वफा न्यूज एजेंसी की 27 अप्रैल की रात आई रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौजियों ने घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की और कई मकानों को अपनी मिलिट्री चौकियों में बदल दिया। रिहायशी इलाकों में सीधी फायरिंग और आंसू गैस की वजह से कई लोग जख्मी हुए, जबकि आसमान पर इजरायली ड्रोन मुसलसल मंडराए जा रहे हैं। नेतन्याहू की फौज ने तमाम रास्ते बंद कर दिए, जिससे मुकामी लोगों की जिंदगी और कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। मुकामी लोगों का कहना है कि फलस्तीनी नौजवानों को जबरन उठा ले जाया जा रहा ताकि इस मकबूजा जमीन में पूरी तरह दहशत फैल जाए। मकबूजा यरूशलेम के शुमाल में वाक़ कलंदिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली फौज की भारी छापामारी और जुल्म के बीच एक बेहद शानदार मंजर देखने को मिला, जहां तहां मुकामी बच्चों ने इजरायली फौजियों की आंखों में आंखें डालकर बड़े फख्र के साथ फलस्तीन का एक बड़ा सा परचम, एक बड़ा सा झंडा लहरा दिया। जब इजरायली फौज कैंप के घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे और दहशत का माहौल था, तब इन छोटे बच्चों ने बेखौफ होकर अपनी आज़ादी का ऐलान किया। फिलिस्तीनी बच्चों का ये जज्बा साफ तौर पर नेतन्याहू की फौज को ये पैगाम दे रहा है कि गोलियों और गिरफ्तारियों से फलस्तीनियों के हौसले नहीं तोड़े जा सकते। वेस्ट बैंक पर इजरायलियों का नाजायज कब्जा है। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दुनिया के ज्यादातर मुल्क इसे नहीं मानते, इसलिए इसराइल को एक मुल्क की तरह कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता। कुछ को छोड़ दें, इसराइल का कोई नक्शा नहीं है, क्योंकि उसे ग्रेटर इसराइल बनाना है, जमीनें कब्जानी है और जमीन को कब्जाने की प्रोसेस में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर नाम्बलस नाम की एक जगह है, एक शहर है, एक इलाका है। वहाँ उसके उत्तर में एक गांव है जालूदा। वहाँ इजरायली इंतहापसंद सेटलर्स ने अपना वहशियाना रूप दिखाते हुए एक फलस्तीनी फैमिली के घर को आग लगा दी ताकि उन्हें जिंदा जलाया जा सके। ये खबर कह रही कि हमला इतना अचानक और खौफनाक था कि फैमिली के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वहां से फौरन भागना पड़ा। इन हमलावरों ने मासूमों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरा घर देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मुकामी लोगों का कहना है कि वाकया फलस्तीन को डराने की एक और मिसाल है, जहां उन्हें अपनी ही जमीन पर निशाना बनाया जा रहा। ये वाकया 27 अप्रैल 2026 को पेश आया। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ गजा से एक छोटी सी अच्छी खबर भी है। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के साथ मिलकर गजा स्ट्रिप से बीमारों को बाहर निकालने का काम जारी रखा है। मंडे यानी दोशंबा की रात तक करीम अबू सलेम क्रॉसिंग के जरिए 100 की मदद से इन लोगों को दूसरे मुल्कों के मेडिकल सेंटर तक पहुँचाया जा रहा है ताकि उन्हें सही इलाज, सही ट्रीटमेंट मिल सके। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के ड्रोन सीधे इजरायली फौजियों के ऊपर गिर रहे। कल हुए एक हमले का वीडियो सामने आया जिसमें टैंक के पास मौजूद इजरायली फौजियों को निशाना बनाते हुए आप देख रहे हैं। खबर के मुताबिक हिजबुल्ला ने जुनूबी लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान के तैबा इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे इजरायली फौजियों को अपना निशाना बनाने का दावा किया है, बल्कि ये वीडियो भी जारी किया। इजरायली रिपोर्ट ने यह भी
اسرائیلی رپورٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں ان کے ایک فوج کی زخمی ہونے کے بعد کافی خون بہنے کے بعد جان چلی گئی، جبکہ 5 فوجیوں کی حالت بہت نازک ہے۔ اس پوری کارروائی کے دوران حزب اللہ نے ایک کے بعد ایک 2 ایڈوانس FPV ڈرون کا استعمال کیا۔ پہلا حملہ تو سیدھا نشانے پر لگا، جبکہ دوسرا ڈرون ان فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا جو اپنے زخمی ساتھیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لبنان کے اس فرنٹ پر جنگ کافی تیز ہو گئی ہے۔ نتنیاہو کی فوج لگاتار اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حزب اللہ کے سڑکوں پر ڈرونز اور جال بچھا کر کیے جانے والے حملوں میں IDF کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ فی الحال پورے علاقے میں حالات کافی کشیدہ یعنی تناؤ پورن ہیں اور دونوں طرف سے زبردست گولہ باری جاری ہے۔ فی الحال اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔